दोस्तों, बहुत ही कमाल की एपिसोड। पप्पू का अंदाज बहुत ही कमाल का होने वाला है इस नावल में। एपिसोड आखिर तक लाजिमी देखे। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। मैंने कासिम को कॉल की और इसे जोनी के लवाहिकीन को चूंदने पर लगा दिया। उन सब से फारिग होकर मुकर्रम को कॉल की। मुकर्रम बोला, बाऊ पप्पो, कहाँ खुए हो जनाब? एक अच्छी खबर है आपके लिए। मैं बोला, वो क्या? अब किसी और उजरती कातिल ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। वो बोला, ओ नहीं जी, इस बार तो एक नई बात है। एक दोस्त हैं अपने, उन्हें जब बताया कि असलम कुरैशी ने आपको कैसे तंग किया है तो वो अपना साथ देने को राजी हो गए हैं। बंदे बड़े नेक और शरीफ हैं और हैं भी असलम कुरैशी की फिक्र के। आप जानते ही होंगे रज़ा निज़ामी साहिब। रज़ा निज़ामी को मैं वाकई जानता था। असलम कुरैशी का सियासी हरीफ था जिसे पिछले इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। अब अगर वो मुझसे हाथ मिलाना चाहता था तो ये कोई हैरत की बात नहीं थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि मिस्दाक वो मुझे असलम कुरैशी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, मगर मुझे किसी का आलाकार बनना मंजूर नहीं था। हाँ, मैं अपने बचाव के लिए रज़ा निज़ामी की सियासी कुव्वत का इस्तेमाल कर सकता था। मैं मुकर्रम से बोला, 2 दिन बाद मैं लाहौर पहुंच रहा हो, तुम रज़ा निज़ामी से कहो एयरपोर्ट पर मुझसे मिले। मुकर्रम हैरत से बोला, बाऊ पप्पो, ये क्या बात हुई कि वो खुद मिलने आई? कोई मामूली बंदे नहीं हैं। मैं इसकी बात काट कर बोला, वो कितने गैर मामूली हैं इस बात का अंदाज़ा तो इसी से हो जाता है कि असलम कुरैशी उन्हें सियासत में धूल चिट्टा चुका है। अब अगर उन्हें मेरे साथ कोई भी बात करनी है तो खुद ही मलना होगा, और वो भी खिलकर सामने से, वरना उनसे कोई मुआमला तय होना तो दौर में मलना भी नहीं चाहोगा। उन्हें ये बावर करवा दो कि मैं वो हूँ जिसने तन्हा असलम कुरैशी को नाको चने चबवा दिए हैं। मैंने काल काट दी। रज़ा निज़ामी की ज़रूरत पड़ सकती थी, मगर इससे ये जाहिर करना था मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और अगर इसे मुझसे कोई कलाम है तो दूर से गिरा है। मैंने सारा को कॉल की और पूछा रात का क्या प्रोग्राम है। छठी का आखिरी दिन था। सारी रात खराब गुजरी थी। शाम को मैं तैयार होकर निकला और सारा के पसंदीदा रेस्टोरेंट में पहुंच गया। वो इसके बाद आई। ऑफिस ने एक लिफाफा मुझे थमाया और बोली, पप्पो, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके मुताबिक तुम 1.5 महीने से दुबई में हमारे ऑफिस में मौजूद हो। सिक्योरिटी स्टाफ की उन आउट, मेरे साथ तशद्दा अपामिनत, कंपनी की मीटिंग रिपोर्ट्स में तुम्हारी शमूलियत की तस्दीक, और जिस होटल में रुके हो वहाँ तुम्हारे नाम से कमरा है। यहाँ तक कि हर रोज़ तुम वहाँ से खाना मंगवाते हो, इसका भी बिल मौजूद है। साथ ही तुमने 45 दिन हमारे लिए कुछ मैनेजमेंट का काम देखा, इसके इवज़ एक चेक भी है। साथ ही वर्किंग डेज की डेली अटेंडेंस लिस्ट भी शामिल है। अब किसी भी तरीके से ये साबित नहीं किया जा सकता कि तुम दुबई में मौजूद नहीं थे। मैंने वो लिफाफा जेब में रख लिया और बोला, शुक्रिया, ये बहुत बड़ी हेल्प है जो तुमने मेरी की। वो बोली, खैर ये तो कुछ भी नहीं, मैंने अपने वजूद का ज़र्रा ज़र्रा तुम्हें सौंप दिया। ये तो चंद कागज़ के टुकड़े हैं, मगर क्या मैं पूछ सकती हूँ उनकी क्या ज़रूरत पेश आ गई? मैंने इसे मुख्तसर असलम कुरैशी का वाला मामला बताया कि कैसे नजीब की वजह से हमारे दरमियान कशीदगी पैदा हुई, जिसके नतीजे में शब्बो कत्ल हो गई और नादिया इत्तेफाकिया तौर पर मेरे हाथ लग गई। सारा हैरत से मेरा मुंह तकती रही और बोली, इतना खतरनाक हालात के बावजूद तुम वापस जाना चाहते हो? मैं बोला, अब तो कोई बात नहीं, जान का खतरा तो हर जगह होता है, और हाँ, दुश्मनियाँ तो जिंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। मैं अंदर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया, जबकि सारा कपड़े बदल कर पूल के पास लेट गई। शाम का हल्का हल्का सा अंधेरा फैलने लगा था। इसके पास खुशबूदार मोमबत्तियां धरी थीं जो माहौल शाबनाक और मुअत्तर बना रही थीं। मुझे आते देखकर सारा शरारत से अंगड़ाई लेकर बोली, वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? मेरे पास आ जाओ। मैं दूर खड़ा इसे छेड़ने की गरज से बोला, मुझे क्या मिलेगा पास आकर? सारा बोली, देखो शराफत से आ जाओ, वरना ऐसा मंजर दिखाओगी कि दरवाजे से बंदे मेरे पास आ जाओगे। मैं बोला, अच्छा, ऐसा कौन सा हथियार है तुम्हारे पास? इसके जिस्म से किसी जंगली फूल जैसी खुशबू आ रही थी। शायद इसने ये कपड़े पहनने से पहले जिस्म पर कुछ ऐसा लगाया था। वो बोली, पप्पू, ज्यादा सियासी लोगों की तो छोड़ रहे हो। मैं बोला, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इंसान को बस हिम्मत और दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। बाकी ये सब नाम निहाद फिरौन दरअसल हमारी उन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। सारा बोली, पप्पो, अगर खुदा नखास्ता उन्होंने तुम्हारे किसी अजीज घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैं बोला,
अव्वल तो पहले दिन से मैंने अपनी ये जिंदगी उनसे दूर रखी है, इसलिए वो लोग मुझ तक ही महदूद रहेंगे, मगर अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मुझे कोई खास परवाह नहीं, क्योंकि पप्पू इतना बड़ा सूरमा नहीं है जितना बड़ा पहलवान चौधरी रफीक अनवर है। इसके होते मेरे पूरे खानदान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो बोली, ये कौन है चौधरी रफीक अनवर? मैं हंस कर बोला, मेरा बड़ा भाई भा रफीक। यकीन मानो वो अपने घर का क्या अपने पूरे गांव का मुहाफिज है? वो बोली, यानी तुम सब भाई ऐसे ही हो? मैं बोला, नहीं अब तो नहीं, ये कोई कोई भाई है और कोई कोई ऐसा का ऐसा। हम अच्छे खुशगवार माहौल में वहां से निकले और सारा के पापा के समंदर वाले बीच हाउस पर आए। मैं बोला, लगता है कि तुमसे दोबारा मुलाकात हुई है। वो हंसने लगी और बोली, पता है पप्पो, मेरी एक ख्वाहिश की कि मैं अपनी मज़े वाली रात यूं खिले आसमान तले मनाऊं। मैं बोला, मगर अब तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि रात तो वही थी जो तुमने मनाई, मगर बगैर शादी के। वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस दी। 12 दिन की ये रौनकें और ये सब बहुत जल्द छोड़कर अपनी ज़मीन पर जाने वाला था, इस देश जहां दुश्मन मेरी मौत के परवाने लिए मेरे मंजर का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार फिर किस्मत की देवी मेरा साथ देती है आ नहीं। मेरी वापसी का दिन आ गया। मैं सारा को जहां अफसरदा छोड़कर जा रहा था वहीं लाहौर में नादिया में जैसे जान पड़ गई थी। मैंने कैंपस वालों को भी सभी को बता दिया था कि मैं पहुंच रहा हो। मेरे नादीदा साथी यानी कासिम बुज़दार एंड कंपनी भी मुस्तैद थे। असलम कुरैशी से कुछ भी बईद नहीं था। मुकर्रम को भी इत्तला थी और रज़ा निज़ामी भी एयरपोर्ट पर मुतवक्के था। जहाज़ में सारा ने मेरे लिए बिजनेस क्लास में सीट करवाई थी। मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसे जो मैंने शहबाज खान के तवसुत से कमाए थे उनमें कुछ कमी आई थी तो सारा के दिए चेक से दोबारा से पूरी हो गई। वो लाहौर में दिन के 11 बजे पहुंचा। सब कार्रवाइयों से फारिग होकर बाहर निकला तो एक जिम गफीर मेरा मुंतज़िर था। इस जमघटे में नाइला, नौरीन, सलीम, काशिफ और दीगर स्टूडेंट्स शामिल थे जो मेरी तवील गैर हाजिरी के बाइस उदास थे। अक्सर मामूल से पहले थे मगर मुझे यकीन था कि वो नहीं कहीं है। मैं एक एक से मिला तो मुकर्रम ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये पहली बार था कि मुकर्रम मुझसे डायरेक्ट मिल रहा था, वरना इससे मुलाकात हमेशा खुफिया ही रही थी। इसके साथ मिल रहा रज़ा निज़ामी का आदमी था। रज़ा निज़ामी अपनी BMW में मेरा मुंतज़िर था। मैं इसकी गाड़ी के करीब पहुंचा तो वो गाड़ी से बाहर निकला और निहायत पेशावराना और सियासी तरीके से मेरी पीठ खपथपा कर बोला, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि लाहौर में ऐसे नौजवान हैं जो सियासत और तालीम के मैदान में बड़े कामयाब हैं। बहुत खुशी हुई मिलकर अब से। इसने ये जाहिर किया कि वो यहाँ किसी काम से आया था और मुझे यहाँ देखकर मेरी हौसला अफजाई करने लगा। हालांकि मैं जानता था कि मैं कोई इरफान नहीं था जो मेरी यूं हौसला अफजाई की जाती। मुझ में एक ही टैलेंट था और वो था दिलेरी और खुदसरी और सोने पे सहा के असलम कुरैशी से दुश्मनी। रज़ा निज़ामी ने चंद रस्मी बातों के बाद एक पेशकश की कि वो मुझे दिराब कर सकता है। इस दौरान चंद तालीमी मौज़ूआत पर भी बात हो जाएगी। मैंने हामी भर ली और इसकी गाड़ी में बैठ गया, जबकि अपने साथियों की 2 कारों को अपने पीछे आने को कहा। गाड़ी में बैठते ही रज़ा निज़ामी की मुस्कुराहट और तासुरात कदरे मामूल पर आ गए और वो मुश्ताकन्ना तासुर कहीं खो गया। वो साफ और सीधे के मिस्दाक बोला, लो, हम तुम्हारी ख्वाहिश पर खुद तुमसे मिलने आ गए। अब बताओ क्या इरादा है तुम्हारा बरखुरदार? मैं बोला, बड़ा सीधा रास्ता है, असलम कुरैशी की तबाही, इसके दामन पर मेरे एक अपने का खून है। वो बोला, सुना है इसकी भांजी तुमने अगवा कर ली है और इसे जबरी तौर पर निशाना बनाया है। मैं बोला, आधी खबर सच्ची है कि इसकी भांजी अगवा हुई है, मगर इसे उठाया मैंने नहीं कहा, असलम कुरैशी ने था। मैंने इसे लोगों से आज़ाद करवाया है। बाकी ये कि मैंने इसे ज़ियादती का निशाना बनाया है तो जनाब निज़ामी साहिब, क्या मुझ जैसे इंसान को किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती की आदत होती है? लड़कियां खुद ही ज़ियादती की ख्वाहिशमंद होती हैं और हम सर तस्लीम खम करते हैं। वो पहली बार खिलकर बोला और अपने सियासी खौल से निकल कर बोला, अरे वाह, हम तो एक ही मिनट में तुम्हारे गिरवीदा हो गए। वाकई तुमने असलम कुरैशी को लहू के आंसू रुलाए होंगे। भाई मुकर्रम, बिल्कुल सही बंदे से मिलवाया है तुमने। मैं बोला, अब बताइए मुझसे क्या चाहते हैं? वो बोले, बिल्कुल साफ बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमसे हाथ मिला लो, असलम कुरैशी की तबाही में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। मैं बोला, ये काम मैं अकेला भी कर सकता हूँ और कर रहा हो। मुझे आपकी आफर मंजूर है भी और नहीं भी। वो हैरत से बोला, क्या मतलब? मैं बोला,
असलम कुरैशी की तबाही तो तय है, मगर मैं काम अकेला करना पसंद करता हूँ। हाँ, कहीं अगर मुझे लगा कि असलम कुरैशी का कोई हरबा मुझ पर भारी पड़ सकता है तो वहाँ मुझे आपकी दर पर वो मर्द चाहिए होगी। मगर एक बात 100% तय है कि मैं किसी का आलाकार नहीं होऊंगा। किसी मौका पर भी आप मुझे अपना हलीफ आदस्त रास्त नहीं समझ सकते। हम हमेशा दो अलग अलग बंदे होंगे जिनका इत्तेफाक से मकसद एक है। वो बोला, मगर जब मकसद एक हो तो हमें एक होने में क्या कबाहत है। मैं बोला, बड़ी सीधी बात है, मैं आपके नीचे लगकर काम नहीं करूंगा। रज़ा निज़ामी साहिब अब बेशक बड़े आदमी हैं, मगर पप्पू अनवर भी कोई मामूली आदमी नहीं। ये फ़र्क मैं तख्लीकी तौर पर रखना चाहूँगा। अगर मंजूर है तो ठीक, वरना अब से रास्ते अलग। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे मंजूर है, बोलो क्या चाहिए। मैं बोला, फी अलहाल तो कुछ भी नहीं, जब चाहिए होगी मुकर्रम अब तक पहुंचा देगा। वो खरीदती हुए बोला, और वो लड़की नादिया, वो कहाँ है। मैं मुस्कुरा कर बोला, मेरी पनाह में और महफूज है। असलम कुरैशी इस तक नहीं पहुंच सकता, यकीन मानिए अब भी नहीं पहुंच पाएंगे। कोशिश बुरीकार है, इसे यूं दुश्मनी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो बोला, मगर अगर असलम कुरैशी ने इसे इस्तेमाल करके तुम तक पहुंचने की कोशिश की तो। मैं बोला, तो वो लड़की खुद मेरे हक में गवाही देगी। असलम कुरैशी ये बात जानता है, इसके बावजूद अगर वो ऐसा कुछ करता है तो इसकी कम अक्ली होगी और कुछ नहीं। मैं इस बार मुकर्रम को मुखातिब करते हुए बोला, मुकर्रम, असलम कुरैशी के महकमे पर नज़र रखो। जब वो कानून की मदद से मुझसे गलबा पाने की कोशिश करे तो तुम फौरी तौर पर मुझे इत्तला करना और निज़ामी साहिब अपने इसका तोड़ निकालना है। फी अलहाल ये काम अब दोनों को करना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, मैं सबसे निमट लूँगा। मैं कैंपस के दरवाजे से उतर गया और पिछली कार में बैठ गया। नाइला बोली, घर चलीं। मैं बोला, नहीं, एक और ठिकाना है, तुम अभी कहीं मत जाओ, वहाँ सबसे ज्यादा खतरा है। मैं घर चला जाऊँगा। मैंने कैंपस में सभी से मुलाकात की, जिसमें मैडम सबीहा, BSA और जोरी वगैरह भी शामिल थे। सभी ने यही कहा कि मैं उनको भूल गया था। हकीकत भी यही थी कि जब से असलम कुरैशी वाला मामला शुरू हुआ था मैं वाकई हर चीज़ पीछे छोड़ आया था। मैंने ज़रा तन्हाई मिलने पर कासिम से राबिता किया और बोला, हाँ कासिम, क्या सूरत हाल है। कासिम बोला, 3 लड़के एयरपोर्ट से पीछे कर रहे थे, अभी भी कैंपस के हर गेट पर नजरें गाले बैठे हैं। मैं बोला, मैं यहाँ से किसी तरह निकल कर तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। मैं निहायत खामोशी से कैंपस की एक बस में सवार हो गया। बस के रश और लोगों के मेरे अर्द गिर्द हाल अहवाल लेने की गरज से जमा होने की वजह से मैं बना अपनी निगरानी करने वालों की नज़रों में आए कैंपस से निकल गया। मजंग के पास उतरकर मैंने रिक्शा लिया और सिद्रा के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खुलते ही नादिया रोते हुए मुझसे लिपट गई। इसकी ये बेतहाशा खस्तगी मुझे शर्मिंदगी से दो चार करने लगी। निहायत मुख्तसर दिनों के साथ ने इसे मेरे इतने करीब कर दिया था कि मेरे बगैर रहना इसके लिए दुश्वार हो गया था, जबकि मैं इससे दूरी के दौरान सुकून के साथ रह रहा था। वाकई औरतें ही मेरा सबसे बड़ा बहाना और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सिद्रा मिली, इसकी आंखों में नादिया के लिए रश्क का। खुशकिस्मती से सिद्रा का शौहर आज भी घर पर नहीं था। मेरी वापसी कुछ दिनों बाद हुई थी और इस दौरान सिद्रा ने अपनी दानिस्त नादिया से मेरे पुराने ताल्लुकात को राज रखा था। ये अलग बात थी, नादिया ने इसकी आंखों में मेरे लिए हसरत पड़ ली थी। मैंने जाते जाते नजमा का वो खत चुपके से सिद्रा को थमा दिया। खत पढ़कर इसकी क्या हालत होती ये देखने का मुझ में हौसला नहीं हो रहा था। मैं नादिया को लेकर दोबारा मीरन साहिब वाले मकान में आ गया। हमारी गैर मौजूदगी में मकान की सफाई सुथराई की गई थी। गैराज में खड़ी वैन और मोटरसाइकिल दोनों गायब थीं, जबकि एक नई कार मौजूद थी। मैंने कासिम से राबिता किया और इससे उन लड़कों की बाबत पूछा। इसकी इत्तला के मुताबिक वो अभी भी वही मेरे मुंतज़िर थे। मैंने कहा कि मैं शाम को इससे मिलूंगा। ये वक्त मैं नादिया के साथ गुजारना चाहता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो दंग रह गया। नादिया के जिस्म पर सिर्फ सुर्ख रंग की लांजरी थी। इसका गंदुमी शफ़ाफ जिस्म आग लगा रहा था। वो मेरे पीछे खड़ी जैसे मुझे कोई जादू कर रही थी। मैं आगे बढ़ा और इसे नरमी से आगोश में भर लिया। इसके जिस्म से जवानी की ताज़ा महक और जज्बों की गर्म बो उड़ रही थी। इसका जिस्म जैसे तप रहा था। मेरी गैर हाजिरी का गल्ला करने लगी। मैं खाना वगैरह खाकर घर से निकला और कासिम के पास हो गया। कासिम से मिल बैठने के बाद कई मामलात ज़ेर गौर आए, जिनमें सरफ़हरिस्त रज़ा निज़ामी से ताल्लुकात थे। रज़ा निज़ामी वैसे तो कदरे माकूल इंसान था, मगर था तो सियासतदान और इसका हम से ताल्लुक मतलब के लिए था।
हमें इसे इस्तेमाल करना था, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होना था। कासिम ने मुझे यकीन दहानी करवाई कि इसके होते असलम कुरैशी किसी भी हाल में मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये एक बलोच का वदा था जो किसी भी हाल में पूरा होता। मुझे इस बात को पूरा यकीन था क्योंकि इससे पहले भी कासिम ने मुझे कई बार मौत के मुंह से निकाला था। मैंने डॉली को कॉल की तो वो बोली, सब ठीक है, असलम कुरैशी कल रात आया था, सारी रात मुझे सताता रहा। मैं बोला, कोई काम की खबर है? वो बोली, मेरे सामने इसने कोई खास बात तो नहीं की, मगर हाँ एक बात इसने किसी से फ़ोन पर की है। मैं बोला, वो क्या? वो बोली, एक वफाकी मिनिस्टर है, इसकी जवान बेटी है जिसकी शादी वो नजीब से करना चाहता है। कल वो लड़की नजीब से मिलने की बात कर रही थी, मगर चूंकि नजीब मुख से बाहर है तो मुलाकात नहीं हो सकी, यही बात की थी। मैं बोला, इस मिनिस्टर का नाम पता है? वो बोली, कोई ज़ेब है और इसकी बेटी का नाम इस्मारा है। मैं वापस गया और नादिया से इस्मारा के बारे में पूछा। खुशकिस्मती से ये रिश्ता नादिया की मौजूदगी में ज़ेर गौर आया था, इसलिए नादिया इस्मारा के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। इस्मारा इस्लामाबाद के एक कॉलेज में पढ़ती थी और इसके मुताल्लिक काफ़ी बातें मुझे नादिया से पता चल गईं। मैंने अगले ही दिन क्वीसो को इस्मारा के मुताल्लिक मालूमात इकट्ठा करने पर लगा दिया। ये एक इस्तरारी कोशिश थी, मुझे अभी तक कोई ख़ास प्लान समझ नहीं आया था कि इस्मारा को कैसे इस्तेमाल किया जाए, मगर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इसके बारे में छानबीन करवाया। अगले दिन मेरा पेपर था। घर से निकला और रिक्शे पर बैठकर कैंपस पहुंचा। हसब तवक्कुफ़ गेट पर कासिम के लड़के मौजूद थे, जिसकी वजह से मैं मुतमईन था। मैंने तसल्ली से पेपर दिया और मैडम के ऑफिस में चला गया। मैडम हमेशा की तरह तर और ताज़ा और पर एतमाद दिखाई दे रही थी। मैडम मुझे देखकर बोले, पप्पो, क्या हुआ ये कि अचानक ही हमारे दरमियान इतना फासिला कायम हो जाएगा? मैं बोला, मैम, फासिले दिलों में होते हैं, अगर दिल करीब हों तो इंसान दूर भी हो तो पास लगता है। मैं आज भी वही पप्पू हो, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हो। इसी वक्त मुझे मुकर्रम का फ़ोन आया कि पुलिस की एक पार्टी जिसमें एक एसपी भी शामिल है मुझे गिरफ्तार करने कैंपस की तरफ निकली है। मैंने मुकर्रम से फौरी तौर पर अपने हक में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने की हिदायत की और ख़ुद कासिम को कॉल की। कासिम के आ जाने पर मैं कासिम के साथ निहायत खामोशी से कैंपस से निकल गया। इस बार मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनकर निकला और मेरी निगरानी वाले इस दिन की तरह मुझे अंदर ही छूनते रहे। 2-3 घंटों बाद मुझे मुकर्रम की कॉल आई कि ज़मानत हो गई, अब पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये काम इतनी जल्दी यकीनी तौर पर रज़ा निज़ामी की वजह से हुआ था। मैंने आलम ज़ेब को कॉल की और बोला, ये क्या सुन रहा हूँ जनाब, एक एसपी मुझे छूनता फिर रहा है। वो बोला, ऐसा तो होना ही था पप्पू, असलम कुरैशी ने आखिरी हल के तौर पर तुम्हें अपनी भांजी के अगवा के लिए नामज़द किया है। पुलिस इसी सिलसिले में तुम्हारी खोज में है। मैं बोला, अच्छा, चली, बरवक्त ना बताने का शुक्रिया। खैर, इस एहसान को भी याद रखूंगा। पहले असलम कुरैशी के इस एसपी से तो मिल लो। मैंने कासिम से कहा कि मुझे हॉस्टल ले चले और ज़रा जुलूस भी इकट्ठा करे। उधर मुकर्रम को कॉल की किसी तरह इस एसपी तक खबर पहुंचा दे कि मैं कैंपस में हो। मैंने कासिम से होशियार रहने को कहा क्योंकि एसपी ज़रूरी नहीं था कि कानून के दायरे में रहता। मैं जब कैंपस में पहुंचा तो पुलिस की एक मोबाइल और एक एसपी मौजूद थे। वहीं मेरे हामियों का भी एक गिरोह तशवीश में मुब्तला मौजूद था। सब मुझसे पुलिस के मुतालिक पूछने लगे। एक अच्छी बात ये थी कि इस रश में जोरी और शामी के गिरोह के लोग भी शामिल थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि चाहे मैं मुखालिफ जमात से हूँ मगर कैंपस से मुझे नहीं गिरफ्तार करने देंगे। मैंने सबको बुलंद आवाज़ में मुखातिब करते हुए कहा, भाइयों, इसी वक्त काम आता है और तब ज़रूरत होती है मजबूत इरादे की। हिम्मत दुखाने का यही मौका है। हम किसी की बदमाशी ना सहते थे और ना सहेगे। नारेबाजी सुनकर एसपी जो DSA के ऑफिस में खा बाहर निकल आया। 40-45 साल का वो अफसर शक्ल से समझदार और ज़हीन दिखाई देता था। असलम कुरैशी ने शायद जानबूझकर इसका इंतखाब किया था क्योंकि इसके चेहरे पर उसूल पसंदी साफ साफ देखी जा सकती थी। इसने आंखों से एक ASI को इशारा दिया जो हथकड़ी लिए मेरी तरफ बढ़ा और धीमी आवाज़ में बोला, देखिए, हमारे साथ ताउन कीजिए और कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर ना कीजिए। खुर्रम आगे बढ़ा और तल्ख लहजे में बोला, तुम हमारे जीते जी हमारे भाई को नहीं ले जा सकते। इस बात पर एक बार फिर नारेबाजी शुरू हो गई। एसपी के चेहरे पर भी तशवीश थी। जाहिर है वो भी तलबा से तसादुम नहीं चाहता था। इसके कहने पर DSA साहिब आगे बढ़े और लड़कों को समझाने की कोशिश करने लगे। मैं आगे बढ़ा और बोला, सर,
अपनी तवानाई ज़ाय ना कीजिए, इस वक्त के मुंह से निकला हर लफ्ज़ हुक्म है, बताइए क्या चाहते हैं आप। DSA साहिब ने मेरी इताअत की तवक्को नहीं की, मेरे तजब्जुब को देखकर हौसले से बोले, पप्पो ये SP साहिब तुम्हारा वारंट गिरफ्तारी लाए हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खुर्रम के साथ खड़ा मुल्तानी दराज कद लड़का आगे बढ़ा, वो ला का स्टूडेंट था। वो बोला, सर क्या मैं वो वारंट देख सकता हूँ। SP ने ASI को इशारा किया। ASI ने एक कागज़ इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने 5-7 मिनट बगौर इसका मुताला किया और बोला, मगर ये इल्ज़ामात गलत भी तो हो सकते हैं। इस पर SP बोला, इस सूरत में हम उन्हें बाइज्जत रहा कर देंगे। ये इल्ज़ामात अदालत में गलत साबित कर दे, अदालत रहा कर देगी, मगर इस वक्त तो उनको गिरफ्तार करना ही होगा। इस पर वो बोला, SP साहिब अगर हम उनकी अदालत से जमानत करवा ले तो। SP बोला, शौक से करवाई, इस सूरत में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मगर इस केस में मुल्जिम होने के नाते पूछगुछ जरूर की जाएगी। इस पर इस लड़के ने वो कागज़ निकाला जो मुकर्रम ने कुछ देर पहले ही भिजवाया था। SP ने कागज़ पर नज़र डाली, इसकी पेशानी पर शर्मिंदगी और तासुफ की लकीरें वाज़े हो गईं। इसने कहा, ठीक है, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करते, मगर तफ्तीश तो ज़रूर होगी, उन्हें खाने चलना होगा। वो लड़का तेज़ी से बोला, ये कहाँ लिखा है कि तफ्तीश के लिए खाने जाना ज़रूरी है। जो तफ्तीश करनी है यहीं कीजिए, हमें अब की पुलिस पर एतबार नहीं, हमारे पप्पू भाई खाने नहीं जाएंगे। SP ने उन्हें घूरा और बोला, मैं यहाँ एक जामिया में कानूनी तरीके पर तफ्तीश नहीं कर सकता। ऐसे में DSA साहिब बोले, तो ठीक है, मेरा ऑफिस इस्तेमाल कर ले। SP सोच में पड़ गया, वो कानूनी तौर पर मुझे इस वक्त गिरफ्तार नहीं कर सकता था जब तक कोई मजीद ठोस सबूत ना मिल जाता। फी अलहाल वो बेबस था, इसने यहीं तफ्तीश की हामी भर ली। DSA साहिब अब काफ़ी पर एतमाद नज़र आते थे। पहले जो SP के सामने नादिम थे, अब जैसे बाजी पलटने से वो मेरे सरपरस्त बन गए। ऑफिस में बैठते ही मैंने वो कैमरा ऑन करवाया जो हमने सबा वाले केस में भी करवाया था, ताकि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो। इसकी वजह ये बताई कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को भी जवाबदेह हैं कि पुलिस क्यों आई। SP सख्त बेजार था। इसने फाइल निकाली जिसमें FIR की कापी लगी थी। सरकारी कागज़ पर ASI कार्रवाई की तफसील दर्ज करने लगा। SP बोला, असलम कुरैशी साहिब की मुद्दत में एक दरखास्त खाने में दी गई है कि उनकी भांजी मिस्मा नादिया को पप्पू अनवर ने मोरखा 27 नवंबर अगवा किया है। मैं इसकी बात काट कर बोला, ये दरखास्त कब दायर की गई है। SP आज की तारीख बोल बैठा तो मैं बोला, कमाल है जनाब, करीबन 1 महीना हो चला है। इस दौरान ये मस्कूरा असलम कुरैशी क्या कर रहा था। इस नादिया नामी लड़की के बाल बच्चे पैदा होने का इंतज़ार। SP बोला, कानून किसी को इस बात पर बास पर्स नहीं कर सकता कि अपने दरखास्त देर से क्यों दर्ज करवाई। मैं बोला, हाँ, अगर ये ताख़ीर तफ्तीश में काम तो सकती है ना, अदालत में ये सवाल पूछा जा सकता है। SP झुंझला कर बोला, आप ये जवाब दे कि क्या ये लड़की फी अलवक्त आपके हाथ है। मैं बोला, कमाल है, अगर हुआ तो क्या हुआ बता दूंगा। वैसे ये नादिया बीबी हैं कौन मोहतरमा, और उनसे मेरा क्या ताल्लुक। मैं कभी इससे मिला नहीं, इससे कोई राबिता नहीं, कोई लिंक नहीं, फिर ये अगवा क्यों। SP बोला, असलम कुरैशी के मुताबिक उनके साथ सियासी चैनल की बुनियाद पर अपने इंतकामी तौर पर नादिया बीबी को अगवा किया है। मैं बोला, ना तो मैं कोई सियासतदान हूँ और ना असलम कुरैशी से मेरी कोई सियासी रंजिश बुनती है, ऐसे में इंतकाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। SP बोला, आप इस तारीख को कहाँ थे। मैं बोला, क्या आपको याद है इस तारीख को आप कहाँ थे। 1 महीना पहले वो दिन असलम कुरैशी के लिए अहम होगा, मेरे लिए नहीं कि मैं इसका कोई कानूनी रिकॉर्ड रखता कि आज के दिन कहीं कोई नादिया अगवा होगी जिसकी पूछगुछ महीना बाद मुझसे होगी। SP बोला, इस सूरत में मैं मजबूर हूं कि आपको तहवील में लूं कि इनके कानूनी कार्रवाई होती ही ऐसी है। आप लाताल्लुकी साबित नहीं कर पाए तो यकीनी तौर पर मुद्दे की बात सच समझी जाएगी। इस पर मैंने एक लिफाफा निकालकर इसके सामने खोला। ये कुछ वो सबूत थे जिसकी रोशनी में आपको कार्रवाई से रोक सकता हो। वो SP ने लिफाफा खोला और बोला, ये सब क्या है। मैं बोला, नवंबर की 26 तारीख से लेकर परसों सुबह तक मैं मुख से बाहर था, इसलिए ये तमाम इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद साबित होते हैं। वो कागजात देख कर बोला, ये तो सब तस्दीक शदा कापियाँ हैं, उनके असल कहाँ हैं। मैं बोला, वो मैं अदालत में दिखाऊंगा, ये तो आपकी तफ्तीश के लिए हैं। उन्हें फाइल में लगाई और फाइल को असलम कुरैशी के मुंह पर मारी।
अगर अगली बार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई तो जनाब एसपी साहिब ना सिर्फ यहाँ से कोई सलामत नहीं जाएगा बल्कि कानूनी तौर पर भी मैं अब पर असलम कुरैशी का साथ देने और मुझे एक जाली और बेबुनियाद केस में फंसाने की साजिश में मुलव्वस होने का दावा दायर कर दूंगा। एसपी शदीद सदमे में था। यही वो कागजात थे जिनको अदालत में दुखाकर मेरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाई गई थी। जब एसपी जाने लगा तो मैं बोला, कुछ भी नहीं है एसपी साहिब, कुरैशी को कहिएगा कि मेरी आस्तीन में इतने पते मौजूद हैं कि कोई अदालत मुझ पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकती। मैंने इससे वो कैमरे से वीडियो हासिल की। ये वीडियो कुछ न्यूज़ चैनल्स पर छापी थी जिससे असलम कुरैशी की जिल्लत और बेइज्जती का खूब प्रचार हुआ। साथ ही मैंने अदालत में दरखास्त दायर की कि मुझे असलम कुरैशी की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर मुझसे मुंसलिक किसी भी फर्द को कोई नुकसान हुआ तो असलम कुरैशी जिम्मेदार होगा। ये दरखास्त मंजूर होने के बाद अदालत की तरफ मकामी पुलिस को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें मेरे खिलाफ असलम कुरैशी के मज़मूम अज़ाइम को रोकने की तदबीर करने को कहा गया। मकामी SHO मुझे घूरता हुआ बोला, हाँ मिल गया नोटिस, अब बता क्या चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन नफरी कम है हमारे पास, लिख देंगे अदालत को हम। मैं बोला, तेरी नफरी गई भार में और तो गया जहन्नम में, समझा। तेरी क्या औकात है मुझे प्रोटेक्ट करने की। ये पैगाम पहुंचा देना अपने बाप को कि अगर हिम्मत है तो मर्दों की तरह सामने से वार करे, ये उल्टी इज्जत वाली औरत की तरह पुलिस के तलवे नाचाए। SHO तैश में उठा और इससे पहले कुछ बोलता मैं बोला, कुछ भी भौंकने से पहले ये सोच लेना मैं वो हूँ जिससे असलम कुरैशी को भी प्रोटेक्शन चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तैश में तुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं हाथियों के बीच कुचला ना जाए। तो मैं खाने से निकला तो आलमजेब का फ़ोन आया। वो बोला, अरे पप्पो, मान गया, अगर कोई कसर थी तो आज पूरी हो गई। तुम वाकई इस काबिल हो कि असलम कुरैशी की जगह तुम्हें देखा जाए। तुमने आज जो किया इससे मैं तुम्हारा गिरवीदा हो गया हो। बोलो कब असलम कुरैशी को छोड़ दो और तुम्हारा साथ दो। मैं हंस कर बोला, अभी नहीं, अभी असलम कुरैशी के शिमा मेला है, रंगत साथ मेरा अदा है। मैं कासिम के साथ घर से निकला और बड़ी एहतियात से घर पहुंचा। हर तरफ से तसल्ली के बाद दरवाज़ा खटखटाया। नादिया ने दरवाज़ा खोला और किसी नाराज़ बीवी के अंदाज में बोली, कहाँ थे अब सारा दिन। मैंने इसे बाजुओं में भर लिया और इसके होंठों को चूम कर बोला, शुक्र करो कि मैं जिंदा एक पेस में घर पहुंच तो गया, वरना क्या पत्ता असलम कुरैशी इस काबिल भी ना छोड़ता मुझे। वो बोली, हाँ। एक छोटी सी न्यूज़ आई थी कि यूनिवर्सिटी के यूनियन लीडर और असलम कुरैशी में चपकलश। पुलिस बेबस हो गई और असलम कुरैशी की दरखास्त पर कोई अमल दरामद ना हो सका। मैं बोला, बिल्कुल यही बात थी मेरी जान, ये छोटी सी खबर हमारी जिंदगी की अहम इत्तला है। मैं इसे गोद में बिठाकर सारी बात समझाने लगा जबकि मेरे हाथ जा बजा इसके जिस्म पर भटक रहे थे।